रात के 10 बज चुके हैं। आपने अभी अभी माँ से फोन पे बात करी, पूछ रही थी जिससे हर रोज पूछती है, ठीक से खाया, ठीक से सो रहे हो, काम ठीक ठाक चल रहा है। और आपको याद आता है कि माँ पापा ने जिंदगी भर किराए के मकान में रहकर आपको, आपकी बहन को पलाया, परोसा, बड़ा किया, शिक्षा दी, ताकि आज आप उस नौकरी में अपने आप को पा पाए जहां आप आज हैं। आपकी बहन भी अच्छा कर रही है एंड आपका अब एक अरमान है माँ पापा के लिए घर खरीदना है, या शायद आपका अपना घर है लेकिन वो सिर्फ एक ही कमरे का है एंड आप चाहते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद एक 2 बेडरूम 3 बेडरूम के अच्छे से घर में रहे। ये नहीं है कि आपके अरमान बहुत बड़े हैं, आपको बड़ी सी कोठी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्विमिंग पूल होना चाहिए, हेलीपैड होना चाहिए। एक फ्लैट चलेगा, सर पे छत जो हम अपना कह पाए, अपने से सजा पाए, मकान मालिक का डर ना रहे, हर 2-3 साल घर चेंज करने का मजबूरी ना हो। फिर आप 99 एकर्स पे जाते हैं, एक कॉलोनी डालते हैं एंड सर्च करना शुरू करते हैं एंड आपको पता है कि एक 1800-2000 स्क्वायर फीट का घर आपके लिए सही है। कोई भी घर 1.5 करोड़ से कम का है ही नहीं। आप कमा रहे हैं 15 लाख रुपए साल के, कम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपके खर्चे भी हैं। काट पीट के आपको हाथ में कुछ 75-80 हजार रुपए मिलते हैं, 30-40 हजार रुपए खर्चा होता है, बच तो बहुत जाता है। तो अंकुर वारिको की अगर आप SIP वीडियोस देख रहे होंगे, आप 40-45 हजार रुपए महीना अच्छे से सेव कर पा रहे होंगे। लेकिन एक 1.5 करोड़ के घर को खरीदने के लिए आपको कम से कम 1.25 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा। उसकी EMI ही 1.25 लाख रुपए होगी एंड ये 1.25 लाख रुपए की EMI आपको कम से कम 25 साल तक देनी पड़ेगी। ये घर शायद कभी नहीं बन पाएगा। माँ पापा शायद हमेशा किराए के घर में ही रह जाएंगे। आप शायद एक बेटा एक बेटी के रूप में फेलियर ही अपने आप को महसूस करेंगे। दिस इज द लेट नाइट कॉन्वर्सेशन हैपनिंग इन द माइंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस। हर रात को अपनी माँ से बात करके, अपने पापा से बात करके, उस अरमान को जगा कर कि हम उनके लिए घर खरीद पाए, आप अपने आप को बेचारा ही पाते हैं। घर खरीदने का अरमान तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि घर खरीदना शायद सबसे बड़ी बेवकूफी है। अंकुर वारिको भी फिर एक वीडियो बना देते हैं कि घर मत खरीदो, रेंट पे ही रहो। लेकिन हम जिंदगी भर रेंट पे रहे हैं, हमें नहीं रहना है रेंट पे, हमें अपना घर चाहिए। मुझे माँ पापा के लिए घर खरीदना है, तो क्या वो सही डिसीजन होगा? वो जज्बात में लिया हुआ डिसीजन क्या सही है या नहीं? इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि घर खरीदना शायद एक बुरा फाइनेंशियल डिसीजन क्यों है। लेकिन अगर एक चीज आप उसमें ले आए तो शायद ना घर खरीदना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। वो एक चीज क्या है एंड कैसे उस एक चीज को हर एक इंसान इग्नोर करता है, जानेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये घर खरीदने का अरमान पहले इतनी आसानी से कैसे पूरा हो जाता था और अब हर एक इंसान क्यों ये बोल रहा है यार घर खरीदना नसीब में दिख ही नहीं रहा है। 1995 में अगर आप सबर्ब में घर खरीदते, मतलब मेन शहर से थोड़ा बाहर, आपको ऑन एन एवरेज 8 लाख रुपए में कुछ मिल जाता। 2015 आते आते 20 साल के अंदर ही वही चीज 80 लाख रुपए की हो चुकी थी। अब ऐसा नहीं है कि उस चीज ने कुछ मेहनत करी, इट्स जस्ट शहरों में इतनी आबादी बढ़ रही है, हर एक इंसान गांव से, कस्बे से शहर आने की कोशिश कर रहा है, शहर उनको समा नहीं पा रहा, तो धीरे धीरे वो बड़ा होता जा रहा है। सबर्ब्स में भी भीड़ आनी शुरू हो गई है एंड जो मकान पहले ऐसा लगता था कितना ही दूर दराज जंगल में खरीदा है, आज ऐसे लग रहा है कि शहरों के बीचों बीच ही है। आई रिमेंबर आवर ओन स्टोरी। हम फरीदाबाद में रहते हैं और हम 20 साल पहले फरीदाबाद आए थे। जो लोग दिल्ली से वाकिफ हैं वो इसको समझ पाएंगे कि उससे पहले हम हमेशा किराए के मकानों में रहे हैं एंड ज्यादातर लाजपत नगर में। तो लाजपत नगर दिल्ली के बिल्कुल मेन साउथ दिल्ली एरिया में है, लेकिन वो एक तरीके से मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास साउथ दिल्ली है। तो वहां जी हम किराए के मकान में रह रहे हैं। अभी भी मुझे याद है हमारे घर का किराया 4,500 रुपए था। 2 बेडरूम का फ्लैट है। जिंदगी का हमेशा अरमान था कि खुद का घर हो, और हमारे पड़ोसियों ने सरिता विहार में उस समय घर खरीदा, जो कि थोड़ा सा दिल्ली और फरीदाबाद के बॉर्डर पे है। जिस दिन उन्होंने घर खरीदा उसके कुछ महीनों बाद हम उनके घर गए तोहफे लेके, थोड़ा सा कंग्रेचुलेशन करने।
वहां जाते हुए हम स्कूटर पे जा रहे हैं क्योंकि स्कूटर ही था उस समय पे, हमें ऐसा लग रहा था यार कितनी दूर इन्होंने घर खरीद लिया है, कौन जाता होगा इतनी दूर। आज सरिता विहार मेन शहर बन चुका है एंड हमारी किस्मत देखिए कि जब हमारे घर खरीदने की बारी आई, इतनी ही औकात और इतनी हैसियत थी कि हम फरीदाबाद में खरीद पाए। जब हमने 2002 में फरीदाबाद में घर खरीदा ग्रीनफील्ड्स कॉलोनी में, तो वो जंगल था, मतलब वाकई में सच बोल रहा हूं, हिरन दिखते थे, नीलगाय दिखती थी, मोरों की रोज आवाज सुनाई दे रही है। बारिशों में ऐसा लगता था कि वाह कॉर्बेट में बैठे हुए हैं, रणथंभौर में बैठे हुए हैं, नेशनल फॉरेस्ट की मजे ले रहे हैं। आज इतनी भीड़ हो चुकी है कि लग रहा है कि यार यहाँ 20 साल में इतनी तब्दीली आ गई। हमने वो घर 8 लाख रुपए का लिया था 2002 में, 8 या 9 लाख रुपए का, वो भी लोन पे, क्योंकि थे ही नहीं पैसे। आज माँ पापा का वही घर शायद 60-65 हजार रुपए का है, 60-65 लाख रुपए का है, और वो इतना पुराना हो चुका है इसलिए थोड़ा इतना कम है। मेन जो घर है वो 10 गुना 15 गुना हो चुके हैं, एंड दैट्स ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरी सिटी इन दिस कंट्री। जो घर पहले आपकी सालाना आमदनी के 3, 4, 5 गुना के मल्टीपल पे थे, आज वही घर 30, 35, 40 गुना आपकी सालाना तनख्वाह पे है। बॉम्बे सबसे महंगा शहर, वहां की बात 2007 में, अभी हाल ही में एक फाइनेंस प्रोफेशनल थे, वो अपनी कहानी बता रहे थे। 2007 में जब उन्होंने घर खरीदा था, what he bought was 3.4 times his annual income. आज वही घर ऑन एन एवरेज 37 गुना है। और सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, दिल्ली एनसीआर में पिछले 5 सालों में कोविड के बाद ऑन एन एवरेज रेजिडेंशियल रेट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 81%। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में दुगने हो चुके हैं। अक्रॉस द टॉप 7 cities ऑफ इंडिया द एवरेज प्राइस इंक्रीज वाज 51%। आपकी सैलरी तो 51% इंक्रीज नहीं हुई ना 5 सालों में, लेकिन घर हो गए। और फिर दूसरी चीज ये हो रही है कि जो अफोर्डेबल घर थे ना, वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो सारे बिल्डर भी अब लग्जरी अपार्टमेंट्स बना रहे हैं वगैरह वगैरह। सो टू गिव यू अ स्टैटिस्टिक, 2019 में 45 लाख से कम के घर यूज्ड टू बी अबाउट 40% ऑफ ऑल न्यू लॉन्चेस। तो अगर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, 40% ऑफ द टाइम्स वो घर 45 लाख से कम था। आज 2025-2026 में ये 45 लाख की कैटेगरी सिर्फ 18% है, क्योंकि बिल्डर लग्जरी अपार्टमेंट्स में ज्यादा पैसे कमाते हैं तो वो लग्जरी अपार्टमेंट्स बना भी रहे हैं। ब्लैक मनी की कमी नहीं है तो वो लग्जरी अपार्टमेंट्स इतने महंगे हैं तब भी लपेट लिए जा रहे हैं। डीएलएफ कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, 3 घंटे के अंदर सोल्ड आउट। भाई कौन दे रहा है ये 7 करोड़ रुपए? लोग दे रहे हैं। सो जब एक पूरी जनरेशन इस चीज को देखती है ना, वो ये नहीं बोलती है कि यार 2.5 करोड़ का घर खरीदेंगे, 4 करोड़ का घर खरीदेंगे। वो ऑलमोस्ट चेकआउट होना शुरू हो चुकी है कि यार भाड़ में जाइए घर, भाड़ में जाइए सारी चीजें। मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है, मुझे अपने माँ बापा को या तो घर देना है या अपने लिए घर खरीदना है और जिंदगी भर एक कर्ज के तले रहना है, या आई विल एंजॉय माई लाइफ। यार मैं उनको ट्रैवल के लिए ले जाऊंगा, मैं खुद ट्रैवल करूंगा, आई विल स्टे इन रेंट और डू व्हाटएवर आई हैव टू डू, बट एटलीस्ट आई विल नॉट बी अ स्लेव टू दिस लोन जो मेरे सर पे 25-30 सालों तक रहेगा। Just doesn't make any sense। तो हाँ, अगर आप भी दूर से ऐसे देखते हैं और बोलते हैं यार इस जनरेशन को घर खरीदने का इतना चुल है ही नहीं जितने हमारे माँ बाप को था, हमारे दादा दादी नाना नानी को था, यू आर राइट टू सम एक्सटेंट, बट दैट्स नॉट द कंप्लीट पिक्चर। देखिए, घर खरीदना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन यू विल मेक मनी वाइज इन योर लाइफ। ऐसे ही मनी के हम बहुत छोटे छोटे डिसीजन भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए कि नहीं। बहुत लोग क्रेडिट कार्ड से डरते हैं, लेकिन जो लोग क्रेडिट कार्ड स्मार्टली यूज करते हैं उन्हें पता है कि इट्स सच अ ग्रेट थिंग टू हैव। आपको 1 महीने का फ्री लोन मिल जाता है, आप वक्त पे करते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर बनता है, जो कि आपके होम लोन को बहुत कम कर देगा जब आप वो लोन लेंगे। एंड जो सारी परचेजेस आप कर रहे हैं उस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं जो यू कैन यूज फॉर योर ट्रैवल, यू कैन यूज फॉर वाउचर्स वगैरह। लेकिन इस देश में 400-450 से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं। कौन सा आपके लिए बेस्ट है? हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। वी हैव लॉन्च्ड monzi.co, जहां आप 60 सेकंड के अंदर कुछ सवालों का जवाब देके अपना बेस्ट क्रेडिट कार्ड अपने सामने पाएंगे। कोई ऐड नहीं है, कोई स्पैम नहीं है, कोई पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी है, कोई ट्रैकिंग नहीं है। आप कौन है हमें पता भी नहीं चलेगा। आप सवाल का जवाब देंगे, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। आप अप्लाई करिए, ना करिए, आपकी इच्छा। We simply want to help. monzi.co to find your best credit card in 60 seconds. हमारे माँ बाप ने ना एक मैथ्स करी नहीं क्योंकि उन्हें करने की जरूरत नहीं थी।
फर्ज करिए बैंगलोर में आप एक 2 बेडरूम का घर खरीदना चाहते हैं जो कि 1 करोड़ रुपए का है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो खरीद लीजिए या रेंट पे ले लीजिए। देखते हैं 2026 में ये मैथ्स क्या बैठती है। सबसे पहले अगर आप खरीदना चाहते हैं, आपको 20% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, तो 20 लाख रुपए। फिर आपको 5-6 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, वो एक्स्ट्रा। 80 लाख रुपए का लोन लेंगे, मान लीजिए 8.75% पे लेते हैं 20 साल के लिए। आपकी ईएमआई बैठेगी मोटा-मोटा 71,000 रुपीस। तो आप ये ईएमआई तो देंगे, उसके ऊपर फिर आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना है, मेंटेनेंस पे खर्चा करना है, ओकेजनल जो भी रिपेयर वगैरह होगा वो भी होगा। अब अगर ये घर ऑन एन एवरेज 7% से बढ़ता है, तो 20 साल बाद यही घर 1 करोड़ वाला जो है, वो करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपए का होगा। है ना? बोलेंगे वाह यार, करीब 4 करोड़ का एसेट बन चुका है। लेकिन दूसरी दिशा में जाते हैं। फर्ज करिए आप यही घर किराए पे लेते हैं। यही घर जिसको खरीदने के लिए ईएमआई 71,000 रुपीस है, जिसके लिए आपको 20 लाख रुपए अपफ्रंट देने पड़ेंगे, आपको रेंट पे करीब 24,000 रुपए में मिल जाएगा। तो मतलब बैंक आपसे करीब 70,000 रुपए चाहता है इस मकान को खरीदने के लिए, और मकान मालिक आपको यही घर 24,000 में देने के लिए तैयार है रहने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश में रेंटल यील्ड नामक जो चीज है ना, वो बहुत कम है। रेंटल यील्ड क्या होती है? मकान का जितनी वैल्यू जो है, उसका कितना प्रतिशत आपको साल में मिल सकता है एज किराया। तो अगर मकान की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, रेंटल यील्ड मान लीजिए 3% है, तो आपको 3% ऑफ 1 करोड़ मतलब 3 लाख रुपए साल का किराया मिलेगा, या 25,000 रुपए महीना। एंड ये 3% एक्चुअली में भारत की रेंटल यील्ड के आसपास है। बैंगलोर में रेंटल यील्ड 2.5 से 3.5% है। गुड़गांव में तो बहुत ही बुरा हाल है, 2 से 2.5% है। बॉम्बे में थोड़ा ज्यादा है, 3.5 से 4% है। लेकिन घूम फिर के इसी 2.5 से 3-3.5% में सारे शहर घूम रहे हैं। तो यार आप फाइनेंशियली अगर आप इस डिसीजन को देखेंगे, रहने के लिए 24,000 देने, खरीदने के लिए 70,000 प्लस 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्लस 5 लाख रुपए जो आपका स्टैंप ड्यूटी टैक्स होगा, यही जो एक्स्ट्रा 45,000 मोटा मोटा आपकी ईएमआई और रेंट का जो डिफरेंस है, आप अगर इन्वेस्ट करें, 20-25 लाख रुपए जो आपको अपफ्रंट देने थे वो इन्वेस्ट करें, तो 20 साल बाद ये अमाउंट करीब 7.5 करोड़ रुपए बन जाएगा। तो 20 साल बाद आपका घर है मोटा मोटा 4 करोड़ का, आपके एसेट की वैल्यू है करीब 7.5 करोड़। तो केस तो क्लोज हो गया ना, रेंट जीत गया। जेनजी स्मार्ट है, वो बोल रहे हैं भाड़ में जाए घर खरीदना। अगर मेरे माँ बाप घर नहीं बना पाए फॉर वट एवर रीजन, तो मैं अब 25 साल अपनी गुलामी की जिंदगी नहीं जीने वाला, मुझे भी नहीं खरीदना है, विल स्टे ऑन रेंट। क्योंकि फिनफ्लुएंसर्स यही बोल, लेकिन ये आधी स्टोरी है। क्योंकि इस पूरी मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप ईएमआई बैंक को देने वाले थे और जो आप रेंट मकान मालिक को देने वाले थे, उसके बीच का अंतर आपको इन्वेस्ट करना है। तो किराएदार जो है ना, वो किराया देने से नहीं जीतता है, वो उस डिफरेंस को इन्वेस्ट करने से जीतता है, एवरी सिंगल मंथ फॉर 20 years विदाउट फेल। तो अब सबसे कड़वा सवाल कि अगर वाकई में आपका रेंट आपकी ईएमआई से 45-47 हजार रुपए कम है, तो वो 45-47 हजार रुपए जाते कहां है? इट गोज टू नंबर 1, रेंटिंग अ बिगर प्लेस देन व्हाट यू नीड। तो जहां आपको 24,000 रुपए में घर ठीक ठाक बैठ जाता, आप बोले नहीं भाई, हम 40,000 रुपए खर्च करेंगे, हम इंदिरा नगर में रहेंगे, हम 2 नहीं 3 बेडरूम फ्लैट लेंगे। क्यों? सर पैर नहीं है, बिकॉज यू कैन अफोर्ड। या नंबर 2, इट विल गो टू वीकेंड ट्रिप्स। या नंबर 3, इट विल गो टू गैजेट्स। या नंबर 4, इट विल गो थ्रू हजार अदर चीजें जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं टू अपग्रेड योर लाइफस्टाइल, विच आर नॉट बिल्डिंग एसेट्स, विच आर सिंपली लाइबिलिटीज, जिसकी वैल्यू खरीदते ही या तो जीरो हो जाती है या धीरे धीरे गिरती ही रहती है। एंड दैट्स द ट्रैप माय फ्रेंड। ट्रैप किराए पे या मकान खरीदना वो सब नहीं है। ट्रैप है कि आप जब एक्स्ट्रा कैश के साथ होते हैं ना, उसको गवा देते हैं, उसको खर्च कर देते हैं। आपके अंदर वो डिसिप्लिन है ही नहीं टू स्टे कमिटेड टू वन जर्नी एंड सी इट ऑल द वे थ्रू। क्योंकि मैथ्स तो आपको वो बोल रहा था करने के लिए, लेकिन आपके जज्बात आपको बोल रहे हैं कि भाई मजे कर। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल वुड से यार किराया स्टैटिक तो रहता नहीं है, वो भी बढ़ता रहता है ना, तो फजूल बातें क्यों कर रहे हो, भड़का क्यों रहे हो? सीधे सीधे बोलो ना कि नंबर क्या बोलता है। लेट्स टेक दैट इनटू अकाउंट एज वेल। किराया ऑन एन एवरेज 7 से 9% हर साल बढ़ता है। दिस इज डेटा, मेरी भावना नहीं है। तो आप उस होम ओनर को विजुअलाइज करिए 60 साल की उम्र में, जिसने फाइट मार के वो 70,000 रुपए का लोन
चुका दिया, ईएमआई रुक चुकी है, घर आपका है, संतुष्टि आपकी है। लेकिन यहां ये दूसरा इंसान जिंदगी भर किराए पे रहा, हर 2-3 साल घर तो बदले ही, फिर बेवकूफी और करी कि जो डिफरेंस था वो इन्वेस्ट कभी किया नहीं, तो रेंट धीरे धीरे बढ़ता रहा, जमा पूंजी कुछ बनी नहीं या उतनी तो नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। तो 60 साल की उम्र में इस इंसान के पास ना घर है, रेंट का इतना बड़ा बोझ है, एंड जमा पूंजी इतनी है ही नहीं कि उस समय पे घर खरीद पाए, क्योंकि घर अब बेइंतहा महंगे हो चुके हैं। तो फिर घर खरीदना सही डिसीजन है भी या नहीं? इट्स कंफ्यूजिंग, हमको सीधे सीधे बताना यार। सो हियर्स व्हाट आई विल टेल यू हैज चेंज्ड फ्रॉम हमारे माँ पापा का टाइम टू टुडे। ज्यादातर लोग हमारे माँ पापा के टाइम पे घर बनाते थे जमीनों पे, सो द लैंड एंड द हाउस हैड वैल्यू। लेकिन अब घर बन रहे हैं अपार्टमेंट्स के दौर में। अब ऐसा नहीं है कि अपार्टमेंट की वैल्यू नहीं है, लेकिन एक ही जमीन को अब बहुत ऊंचा फ्लोर बाय फ्लोर बेचा जा रहा है, एंड क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, या वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा होता है, या क्योंकि इतने सारे को ओनर्स हैं तो कॉमन एरिया कभी खराब हो गया है, कभी पेंटिंग हो रही है, ये सब खुद का घर है तो संभाल भी लेते हैं। व्हाट टेंड्स टू हैपन इज कि एक पुराने अपार्टमेंट की वैल्यू बहुत जल्दी डिमिनिश हो जाती है अगर नए नए अपार्टमेंट आते रहते हैं, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। द सेम अपार्टमेंट 20 years बैक इज नाउ पुराना हो चुका है, एंड कोई उसको उतना नहीं खरीद रहा जितना नए अपार्टमेंट खरीदने की चाह रखते हैं। सो द पेस ऑफ अप्रिसिएशन जो लैंड और घर का होता था, जो हमारे माँ पापा ने देखा ना, वो उतना रहा नहीं। सो बाइंग अ हाउस इज सिंपली प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेंटल एट ओल्ड एज, बट इट इज नॉट एज अट्रैक्टिव एन इन्वेस्टमेंट जैसे पहले हुआ करता था। पहले लैंड वॉज कंक्लूसिवली अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट टू मेक, लेकिन अब आई वुड आर्ग्यू कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, देन ओवर द लॉन्ग टर्म इट विल गिव यू बेटर रिटर्न्स देन रियल एस्टेट। अगर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, ओवर द लॉन्ग रन इट विल गिव यू बेटर रिटर्न्स देन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज अ ग्रेट प्लेस टू पार्क लॉट ऑफ मनी, बट इट इज नॉट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, खासकर आगे जाते हुए जहां अपार्टमेंट्स विल बी अ लॉट मोर ऑफ व्हाट पीपल विल एंड अप बाइंग। तो घर खरीदना सही कब है? नंबर 1, तब जब आपको पता है कि आपकी इनकम जो है वो उस घर को अच्छे से 20-25 साल के लोन को सपोर्ट कर सकती है। नंबर 2, घर का साइज जो है वो आपके फ्यूचर फैमिली ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। नंबर 3, घर की लोकेशन जो है वो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को सपोर्ट कर सकती है, इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ फैमिली अराउंड, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर 4, वो घर जो है वो आप उस पॉइंट पे ले रहे हैं जहां वो लोन एक चेन या एक पिंजरा नहीं बनेगा, इट विल बी समथिंग दैट यू वांट टू टेक, क्योंकि वक्त सही है। दैट्स व्हाई आई से अपने 20s पे लोन खरीदने का बोझ मत डालिए। आपका 35 to 40 वाला जो पीरियड है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय, अज्यूमिंग कि आपने ये जो डिफरेंस ऑफ रेंट एंड ईएमआई था वो 25 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर आपने वो किया तो 35 से 40 साल के बीच आप 2 चीजें कर चुके होंगे। उस रेंट के डिफरेंस से आप एक अच्छा सा डाउन पेमेंट बना चुके होंगे, जो कि सिर्फ 20% नहीं होगा, 50-60% ऑफ वैल्यू होगा। आपको ये भी क्लैरिटी होगी कि घर कितना बड़ा चाहिए, ये भी क्लैरिटी होगी कि घर कहाँ चाहिए, ये भी क्लैरिटी होगी कि वो घर चाहिए भी कि नहीं चाहिए। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट इज द राइट थिंग टू डू। मैंने 40 साल की उम्र में वो घर खरीदा जिसमें हम रह रहे हैं, एंड आई थिंक इट वाज द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि उससे पहले हम वो घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसके बाद करना लेट हो जाता, एंड इट वर्कड आउट रियली वेल फॉर अस। माँ पापा ने अपना घर 50 साल की उम्र में खरीदा, एंड इट वर्कड आउट फॉर देम एज वेल। इट इज द राइट टाइम एज लॉन्ग एज आप अपने आप को उस घर की परचेज में जकड़ नहीं रहे हैं, पिंजरा नहीं बना रहे। अगर आप ये करेंगे तो 60 साल की उम्र तक आते आते लोन चुक चुका होगा, आपके घर पे एक छत होगी, एक एसेट बन चुका होगा, किराए की चिक चिक नहीं होगी, एंड यू विल बी अ प्राउड ओनर ऑफ अ स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन दैट यू वुड हैव टेकन। आई होप दिस हेल्प्ड। अंकुर वारिकू signing off. वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे। At a subscription amount of only 1,999 rupees per year, you get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only,
एंड पर्सनलाइज्ड जॉब्स जो आपके रेज्यूमे, आपके स्किल्स के आधार पे है। जॉइन द वेब विद अ सब्सक्रिप्शन एंड मेक द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर करियर।